शुरू करते हैं। बेंटिक के समय एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले, और वो व्यक्ति ये कह गया था कि मुझे, उस व्यक्ति ने ये कहा था, मैकॉले ने ये कहा था कि भाई इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश शिक्षा होनी चाहिए, और किस लेवल में होनी चाहिए? उच्च शिक्षा में हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा ही हम देंगे, बाकी ये जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे वही लोग नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसकी ये जो थ्योरी थी उसे कहा गया था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये किसने कहा था? मैकॉले ने कहा था। मैकॉले जो भारत में शिक्षा को लेकर पहली कमेटी बनी थी उसका भी ये मुखिया था, ये लॉ कमीशन का भी मुखिया था। इसने फेमस स्पीच दी थी मैकॉले मिनट नाम से। ठीक है, लेकिन ये कैसी बात करता था? सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा की बात करता था। लॉर्ड डलहौजी के समय एक व्यक्ति था, उसका नाम चार्ल्स वुड, ये नाम लिखा हुआ है इसका, चार्ल्स वुड। ये व्यक्ति उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये कब पैदा हुआ था? ये संगठन या ये जो इकाई है ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पैदा हुआ है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये प्रेसिडेंट था। और कहाँ बैठता था? लंदन में। कौन? चार्ल्स वुड। इसने एक पत्र लिखा, लंदन से पत्र लिखा, और उस पत्र को कहा गया वुड डिस्पैच, यानी वुड ने कुछ आपको कागज भेजा है, वुड ने कुछ पत्र भेजा है। ये जो वुड डिस्पैच था, पहली चीज तो किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ वुड डिस्पैच। अब इसने क्या कहा था? इसने क्या कहा था? वुड डिस्पैच ने ये कहा, जो मैकॉले ने कहा उससे थोड़ा उलट कहा इसने। इसने एक्चुअल में क्या कहा? जैसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा था वो तो मैकॉले वाला जो कानून था, यानी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इसे कहा जाता है कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही हमें लागू करनी है। लेकिन वुड डिस्पैच ने कहा कि भाई पढ़ाओ, अंग्रेजी में लोगों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको अधिकार है, आप पढ़ाइए, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा ही देंगे और हम कुछ ही लोगों को ये पढ़ाई करवाएंगे, कुछ लोगों को ही पढ़ाई करवाएंगे, ये गलत है, ये मत करिए। आप कुछ लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आप ये क्यों सोचते हैं कि भाई कुछ लोगों को पढ़ा देंगे, कुछ लोगों को तैयार कर देंगे, बाकी वो पूरी भारत को तैयार करेंगे? वो डिस्पैच ने पहली बार कहा मास एजुकेशन के लिए कि भारत में मास मतलब लोगों को पढ़ाइए, सब लोगों को पढ़ाइए, आप ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को पढ़ाइए। मैकॉले क्या बोल रहा था? कुछ लोगों को पढ़ाइए और उच्च शिक्षा दीजिए, और किसमें दीजिए? अंग्रेजी में। इसने बोला नहीं, आप सभी लोगों को भारत में पढ़ाइए। वो डिस्पैच ने पहली बार क्या बोला? आप सभी लोगों को भारत में पढ़ाइए। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि भाई हायर एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन जब देंगे, मतलब 8वीं से ऊपर जब आप पढ़ाई कराएंगे तब आप अंग्रेजी में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको तो आप इनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो इनकी देशी भाषा है उसमें पढ़ाइए बच्चों को। भाई कोई मराठी वाला है, महाराष्ट्र में रहता है, उसको मराठी में उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, किसी को तेलुगु में पढ़ाइए, कोई बिहार में रहता है तो भोजपुरी में पढ़ाइए। तो वो डिस्पैच कैसी बात कर रहा था? पहली बात कि सभी लोगों को पढ़ाओ, दूसरी बात उच्च शिक्षा भले अंग्रेजी में दो, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, वो उनकी लोकल भाषा में यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो। ठीक है, ये वुड डिस्पैच की सलाह थे, वुड ने सलाह दी थी, चार्ल्स वुड ने सलाह दी थी किसको? उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था डलहौजी को, उसको सलाह दी थी। ठीक है, तो वुड डिस्पैच बोलता था ये जो आप चला रहे हैं ना डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको बंद करिए। ये क्या बेवकूफी वाली बात है कि आप कुछ लोगों को पढ़ाएंगे बाकी वो सबको पढ़ाएंगे? ये मैकॉले ने जो कहा इसको बंद करिए। इससे तो किसी का भला नहीं होगा। आप कुछ लोगों को पढ़ा के क्या सोचते हैं इतनी करोड़ों की आबादी को आप ट्रेन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे? तो इसने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकॉले ने दी थी उसको, उसका खंडन किया, उसको मना किया, उसको नो बोला। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर। इसने बोला कि भाई ये तो सच है कि भाई इतने सारे लोगों को आप नहीं पढ़ा सकते, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इतने सारे लोगों को पढ़ा नहीं सकती, ये सच है। तो आप एक काम करिए, जो लोग प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, जो लोग अपने पैसे से प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, उनको आप कुछ मदद कीजिए, कुछ उनको ग्रांट दीजिए, कुछ उनको सहयोग दीजिए, जिससे कि वो भारत की एजुकेशन को संभाल सके। ठीक है, तो इसने क्या बोला? प्राइवेट जो भी इंटरप्राइज है, प्राइवेट स्कूल है, उनको ग्रांट दीजिए। तो चार्ल्स वुड ने जो जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स में हूबहू आ जाता है, मेंस में तो आता ही कि चार्ल्स वुड किस तरह मैकॉले से अलग थे, या चार्ल्स वुड की जो सलाह थी वो मैकॉले मिनट से किस तरह अलग थी, चार्ल्स वुड ने की जो शिक्षा नीति थी वो भारत को किस तरह प्रभावित करती है, सब आता है साफ साफ। चार्ल्स वुड 1854 में एक डिस्पैच आया था डलहौजी के समय, और उसने बोला था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है मैकॉले की, इसको हटाओ, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, इसको हटाओ। इसने बोला आबादी को बढ़ाओ, मासेस को बढ़ाओ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बढ़ाओ। इसने बोला कि आप सबको नहीं बढ़ा सकते, तो जो प्राइवेट स्कूल खोल के लोग बैठे हैं उनको आप सहयोग करिए, पैसा दीजिए, जिससे कि वो उत्साहित रहे और बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो भी प्राइमरी परीक्षा है, मतलब पढ़ाई है प्राइमरी, वो उनकी लोकल भाषा है, नहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, और गांव के स्तर पे होनी चाहिए, सबसे नीचे गांव के स्तर पे उस बच्चे को जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है वो मिले, लेकिन उसकी भाषा में। उसके बाद जब वो 8वीं तक जाए, हाई स्कूल, उस समय हाई स्कूल 8वीं तक होता था, उसके बाद उसको थोड़ी सी अंग्रेजी और थोड़ी सी देशी भाषा मिक्स पढ़ाई जाए। लेकिन जब वो हायर एजुकेशन में जा रहा है, मतलब 8वीं के ऊपर जा रहा है, तब उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बोला था कि जो छोटी पढ़ाई है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, और जो उससे ऊपर की पढ़ाई है वो होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा में। इसने कहा हर जिले के लेवल में एक कॉलेज होना चाहिए, हर जिला स्तर पे एक कॉलेज होना चाहिए। और इसने बोला कि जो भी आपकी प्रेसिडेंसी है, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये इसने कहा कि होनी चाहिए, हो नहीं रही है, ये इसकी सलाह है, ये सब कहा। मतलब इस आदमी को आप देखो कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर ये यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा के बारे में इसने प्लान बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा इसने करना चाहिए। और इसने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा पे ध्यान दो। जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, जिसमें वोकेशनल मतलब जो 2, 5, 8 महीने की होती है, जिसमें आप कोई हुनर सिखाते किसी को, जैसे मेहंदी लगाना सिखा दिया, या सिलाई करना सिखा दिया, या फिर गुड़िया बनाना सिखा दिया, जो भी वोकेशनल होती है, या फिर छोटी सी आपने हार्डवेयर ट्रेनिंग दे दी। तो ये वोकेशनल एजुकेशन की बात उस समय करता था, जो आज भारत प्रधानमंत्री कौन सी योजना है, कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना के तहत जो प्रोग्राम चलते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौशल योजना। के तहत, कि हम उसमें वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, वो तब कह रहा था वो आदमी 200 साल पहले। और इसने बोला कि जो टीचर इनको पढ़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग की भी बात की। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप रख लो और वो पढ़ाए, उन टीचरों की समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अपडेट होना चाहिए। ये सब बात वो कह गया था उस समय अपने चार्ल्स वुड में। चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच में कहा था। तो वुड डिस्पैच की बातें आज भी 200 साल बाद भी बहुत ज़्यादा, 200 साल को 250 साल बाद भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक लगती है, क्योंकि आज भी देखिए प्रधानमंत्री चला रहे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, और ये उस समय कह रहा था कि नहीं वोकेशनल एजुकेशन जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी बात वो तभी कह गया था। ठीक है, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड को तो रोक बेंटिक गया था कि भैया लड़कियों को मारना नहीं है। अब उनके पढ़ाने की बात ये चार्ल्स वुड कह रहा था, और टीचर ट्रेनिंग्स की बात ये कह रहा था। और हमारे देश में अभी एक योजना चल रही है नेशनल लेवल पे टीचरों की ट्रेनिंग के लिए, उसका नाम है प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा कुछ है, मदन मोहन मालवीय के नाम से नेशनल लेवल पे है, टीचर की ट्रेनिंग के प्रोग्राम है ये। तो अब आप देखिए कि चार्ल्स वुड ने जो बातें कही, उसमें से ऐसा नहीं कि सारी बातें मांग ली गई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसी के कहने पे बाद में हम देखेंगे जब हमारी क्रांति हो जाएगी 1857 क्रांति, उसके बाद यानी उसके पहले ही आप यूनिवर्सिटीज देखेंगे, आप कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी देखेंगे, तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी पहली बार कि भाई हमें ऐसा नहीं कि वो क्या बोल रहा था मैकॉले कि हम हायर लेवल की पढ़ाई बस कराएंगे, मतलब 3 और 4 हम कराएंगे, मैकॉले बोल रहा था, बाकी नीचे का हम नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि ये मैकॉले की डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि हम उच्च शिक्षा इनको करवा दें, और बाकी ये जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे बाकी देश को पढ़ाते रहेंगे। इसने बोला नहीं, आप छोटे से बच्चे को उठाइए, 5 साल के बच्चे को, और उसकी पूरी पढ़ाई आप देखिए, आपसे नहीं हो पाता, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन कह गया था, चार्ल्स वुड कह गए थे। ठीक है, ऐसा कह गए थे चार्ल्स वुड। क्लियर है सभी को? जी सर। और इसने एक बात और कही थी कि भाई जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग के समय मदरसा खोला गया, ठीक है, संस्कृत कॉलेज खोला गया कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि
और बाद में बेंटिक आया, कोई और जो भी आते गए उन लोग भी समय समय पे कुछ ना कुछ खुलवाते चले गए। किसी के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, कहीं गीता का अनुवाद हो रहा था। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये इसमें धार्मिक रंग चढ़ा हुआ है, कोई मुस्लिम के लिए, कोई हिंदू के लिए, कोई संस्कृत के लिए, कोई उर्दू के लिए। इसने बोला ये सब बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। जो भी एजुकेशन वाला संगठन है ना वो सेकुलर होना चाहिए, मतलब धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये बात ये कह गया था, ये बात ये कह गया था उस समय। तो इसने क्या क्या बातें कही एक बार समराइज कर ले तो पहले बोला कि टोटल एजुकेशन होनी चाहिए, सभी को पढ़ाई, पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा बोला कि छोटे लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज पे पढ़ाई हो और उच्च लेवल पे अंग्रेजी में पढ़ाई हो। तीसरी बात इसने क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पर कॉलेज खुले। चौथी बात इसने क्या बोला, जो प्रेसिडेंसी है वहां पे यूनिवर्सिटी खुले। और क्या बोला इसने, फीमेल एजुकेशन के बारे में बात की। और क्या बोला इसने, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की। ठीक है, और क्या इसने बोला कि जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो सेकुलर होने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक धर्म के जुड़े हुए लोग ही उसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और क्या इसने बोला कि जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और क्या इसने बोला कि जो प्राइवेट संस्थान है इनको आप क्या दीजिए, सहयोग दीजिए, सहयोग करिए, सहयोग राशि दीजिए या ग्रांट दीजिए। इतनी सारी बातें कहा इसने वुड डिस्पैच में। तो चार्ल्स वुड मैकॉले की पूर्णतः अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। चार्ल्स वुड मैकॉले के डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के विरोधी थे। चार्ल्स वुड उस समय तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। चार्ल्स वुड ने एक सलाह पत्र दिया था जो कि भारत की वर्तमान शिक्षा का एक तरह से हम मान सकते हैं कि नींव है। ठीक है, पिलर थे ये। और चार्ल्स वुड ने फीमेल की पढ़ाई की बात की। चार्ल्स वुड ने यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात की, जिले में कॉलेज लेवल की बात की। चार्ल्स वुड ने बोला कि भाई छोटा सा जो प्राइमरी एजुकेशन है उनकी वो उसी भाषा में होनी चाहिए, बाद में बड़ी जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। बहुत कुछ बात की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के हिसाब से तो थोड़ा कम है लेकिन मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछा जाए कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी रूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या शिक्षा का क्या कार्यक्रम रहा या शिक्षा का क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको मैकॉले लिखना है, मैकॉले के बगल में चार्ल्स वुड लिखना ही लिखना है। अगर चार्ल्स वुड नहीं लिखे आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। मैकॉले के बारे में सब जानते हैं कि वो अंग्रेजी शिक्षा का जनक रहा है, लेकिन उसका उससे भी बड़ा योगदान चार्ल्स वुड का रहा है। तो चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पैच वो शिक्षा से लेकर है और उसने शिक्षा को एक तरह से बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। माना कि बहुत सारे सुझाव नहीं माने गए, लेकिन उसके सुझाव स्वागत योग्य है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। Yes, sir. अब इसके समय इसने क्या सुधार किए, सोशल रिफॉर्म्स क्या किए, समाज के लेवल में क्या सुधार किए, ये देख लेते हैं। भाई बेंटिक ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए थे और बेंटिक के समय बेंटिक को सहयोग मिला था किसका, राजा राम मोहन रॉय का। डलहौजी को सहयोग मिला ईश्वर, इनकी तस्वीर दिखाऊंगा मैं, चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहां पे संस्कृत का जो डिपार्टमेंट था उसके प्रिंसिपल थे ये, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे ये। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये महिलाओं के पक्ष में बहुत बात करते थे, विडो रीमैरिज की बात करते थे कि भैया जो विधवा हो गई बच्चियां 10 12 15 18 साल में, छोटी उम्र में शादी हो गई, उनका क्या कसूर है, वो पूरा जीवन ऐसे कैसे बिताएं। अब तो वो सती भी नहीं हो रही क्योंकि सती वाला एक्ट तो बंद हो गया है। तो इन महिलाओं को, जैसे मैंने बोला कि उनको मथुरा वृंदावन भेज दिया था, तो ये इस पक्ष में थे कि नहीं यार इनका पुनर्विवाह होना चाहिए। तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया है और 1856 में ही कैनिंग भी आया है। डलहौजी बाद कैनिंग आएगा, 1856 से लेकर 1862 तक कैनिंग रहेगा। ध्यान रखिएगा, फिर से एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया है, उस समय डलहौजी का कार्यकाल था। डलहौजी फरवरी में चला गया, फरवरी मार्च में चला गया था, उसके बाद आया था कैनिंग।
सारा काम, इस कानून का सारा काम डलहौजी करवा के गया था, सारा काम डलहौजी करवा गया। लेकिन ये कानून पारित हुआ था कैनिंग के समय, जब कैनिंग आ गया था, कैनिंग ने इसमें ठप्पा लगाया था। विडो रेमैरेज एक्ट में सबसे बड़ा योगदान डलहौजी का है, साथ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का है। और लेकिन ये कानून किसके कार्यकाल में पारित हुआ है? कैनिंग के कार्यकाल में। रानी रश्मोनी में इसमें बहुत सहयोग दिया, ये बंगाल की रानी थी, रानी रश्मोनी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रानी रश्मोनी के नाम से तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसमें एक पूरा हमने जंगी जहाज का नाम रानी रश्मोनी रखा हुआ है। तो विडो रिमैरिज एक्ट जो है ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रानी रश्मोनी के काम के कारण हुआ। सारा कुछ करवाया डलहौजी ने, लेकिन डलहौजी फरवरी में चला गया था, कानून बनने से पहले डलहौजी यहाँ से निकल गया था। कानून जब बना तब कैनिंग यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है, और इसने रिकमेंडेशन दी, चार्ल्स वुड ने बोल दिया था भाई यूनिवर्सिटी बनाओ, तो इसने रिकमेंडेशंस दी कि भाई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनानी है, तो इसने रिकमेंडेड किया था, बनी थोड़ी बाद में है। इसी बीच में 1853 का चार्टर एक्ट आ गया है, हमने देखा था 1833 में आया था इसके पहले, और उसमें कहा गया था कि हम मिलेंगे आपसे 20 साल बाद। तो 1833 के बाद 1853 आने वाला है, तो 20 साल बाद जब मिलेंगे चार्टर एक्ट में, तो उस चार्टर एक्ट से पहली बार भारत में पहली बार एग्जाम हुआ, एग्जाम कंडक्ट हुआ ऐसा। ठीक है, या ये नहीं कह सकता हूँ भारत में पहली बार हुआ, हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को पहली बार इसमें मौका मिला कि हाँ आप इंडियन सिविल सर्विस मतलब आज की आईएएस में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और पहली बार एग्जाम 1 साल बाद होता है। तो जब हम 1853 का एक्ट पढ़ेंगे ना, तब इसमें और चीजें क्लियर कर लेंगे क्या क्या हुआ था। क्योंकि आप खुद बताइए मुझे, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, 1833 में यही बात की गई थी कि भैया कंपटीशन जो है सबके लिए खोल दिया जाए, भारतीयों को भी उच्च पदों में बैठाया जाए। तो उस समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो बिफर गए थे कि साहब आपने हमसे व्यापार का अधिकार छीन ही लिया है, और आप बोलते हैं कि नौकरी देने का अधिकार भी छीन लो। क्योंकि इसके पहले तक क्या होता था, जो निदेशक मंडल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो लोग जिसको चाहे उसको नियुक्ति कर देते थे। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कॉम्पिटिशन कराओ, ओपन कॉम्पिटिशन होगा, जो मार्क्स ज्यादा लाएगा वो आएगा। तो बीओडी के हाथ कट ही रहे थे। तो 1833 में ये बात उठी थी पहली बार, लेकिन इसको बीओडी के विरोध के कारण रोक दिया गया। लेकिन 1853 में ये बात आ गई कि नहीं भैया, अब तो यहाँ पे खुली प्रतियोगिता होगी, खुला एग्जाम होगा, जिसमें दम है वो आईसीएस निकाले। और कोई मुझे बताएगा पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे भारतीय? सुभाष चंद्र बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ये कृतिका ने कहा सत्येंद्र नाथ टैगोर। भैया कृतिका ने सही जवाब दिया है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो 1904 में तो पैदा होगा वो व्यक्ति, है ना। तो रिटर्न एग्जाम शुरू हुआ है 1853 का। जब एक्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे क्या क्या हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इधर ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर महाराज है और ये रानी रश्मोनी है। रानी रश्मोनी को लोक माता कहा जाता था, और इन्होंने बड़ा प्रसिद्ध घाट बनवाया है बंगाल में, खासकर कोलकाता में, गंगा नदी के किनारे रश्मोनी घाट। ठीक है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये इनकी डाक टिकट निकालती है सरकार, ये तो उनकी प्रतिमा ही है। अब इसने और क्या सुधार किए प्रशासनिक लेवल पे वो देख लेते हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स में जैसे जब बेंटिक की बात है, सामाजिक सुधार में जब भी बेंटिक की बात आए तो सबसे पहला नाम आना चाहिए कि यार इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। उस तरह डलहौजी के सामाजिक सुधार में जब भी बात आए तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार विधवा पुनर्विवाह में इसमें बहुत काम किया था, सब कुछ ये करवा के गया था। बस दिक्कत ये कि जब चला गया तो कैनिंग ने आके ठप्पा मार दिया था, लेकिन सारा श्रेय 100% इसी को जाता है। अब इसने प्रशासनिक लेवल पे क्या क्या सुधार किए, इसने प्रशासनिक लेवल पे क्या क्या सुधार किए देख लेते हैं। इसका मेन लक्ष्य था कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश एरिया है, इसको हम इकट्ठा कर ले। गवर्नमेंट डाक टिकट इसलिए निकालती है कि हम अपने पहले चीज तो सरकार का डाक टिकट निकालने का उद्देश्य ये होता है कि किसी की एनिवर्सरी मनाना या किसी को याद करना, आम जनमानस में उनके बारे में लोगों को पता चले। जैसे अब इनकी टिकट जब निकली रही होगी, उस समय जिस जिस लोगों ने टिकट खरीदा होगा कितने रुपए के, तो उनको दिखा होगा, तो वो तस्वीर देखे होंगे, हाँ यार ये कौन व्यक्ति, उसका नाम लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। तो सरकार किसी फेमस पर्सनालिटी को याद जब करती है, या उसके 100वें 200 वर्ष हो जाते हैं जन्म तिथि के, या फिर कोई विशेष घटना को याद करती है, तो सरकार उस पर डाक टिकट निकाल देती है।
ठीक है, मेन रीजन ये है कि अवेयरनेस बढ़ाना, कि आप जाने कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे। आप तो जान ही रहे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है जिसको मतलब ही नहीं पढ़ाई से, या फिर जो पढ़ चुकी है, लेकिन अगर वो पोस्ट ऑफिस जा रही है, उसको कोई स्पेशल टिकट दिख रही है, तो उससे वो जानता है कि हाँ यार ऐसा, ऐसे सरकार सिक्के भी निकालती है, स्पेशल सिक्के निकालती है। ठीक है, कि भाई ये 350वीं वर्षगांठ थी अभी गुरु गोविंद सिंह की, तो उनके नाम पे सिक्के निकला। तो ऐसा नहीं कि वो सिक्का आपको रोजमर्रा के जीवन में मिलेगा। हाँ, कर सकती है, 2 बार जारी कर सकती है, सरकार का माने कर सकती है। ठीक है, उसकी रकम अलग होगी। जैसे मान लो किसी का 5 रुपए का सिक्का टिकट कभी निकाला तो कभी 2 रुपए का निकालेगा। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का ही टिकट जो है उसको बार बार निकाले, उसकी रकम ऊपर नीचे हो जाती है, सिक्कों में भी हो जाता है। हाँ, तो अब इसका मेन काम यह था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको इकट्ठा करे, ब्रिटिश रूल को, यानी ब्रिटिश का जो एरिया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है उसको इकट्ठा करे। और इसने इसमें सबसे जो बड़ा काम किया था पंजाब को अनेक्स करने का। पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि 1853 को पंजाब को अपने अंडर में ले लिया था, और ये कहता है कि भैया दिलीप सिंह और रानी जिंदल तुमसे हो ना पाएगा, तुम लोग निकलो यहाँ से। और इसने अनेक्स कर लिया पंजाब। और जब पंजाब को अनेक्स किया तो पंजाब बहुत बड़ा था। आज पंजाब की आप तुलना करें तो आज जो आपके पास पंजाब है और जो पाकिस्तान में पंजाब है, वो सब मिला के पंजाब था। तो बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा फर्टाइल एरिया था, 5 नदियां बहती थी, खूब फर्टाइल लैंड था, खूब उनको वहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो मिल रहे थे। ये नदियां ऐसी थी कि इसमें बड़े बड़े जहाज चल सकते थे और इस पर ट्रांसपोर्ट हो सकता था। और ये पूरा पूरा पंजाब जो एरिया है इसने एनेक्स कर लिया डलहौजी ने। तो और जब इसने एनेक्स किया तभी इसको मार्कोस की उपाधि मिली थी, कि मतलब लंदन वाले तो खुश हो गए, बिल्कुल उछल गए कि अरे वाह यार, इसने तो पंजाब एनेक्स कर ली। क्योंकि पंजाब के को जब भी हम याद करते हैं तो मन में छवि आती थी महाराजा रंजीत सिंह। तो वो व्यक्ति था जिसने 1799 से लेकर 1839 तक 40 साल 30 साल, हाँ 40 साल तक का जो कार्यकाल था, काफी बढ़िया तरीके से अपनाया और किया। और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होगी उससे कभी लड़ सकी। और दूसरा, न रशिया के जार की न नेपोलियन की कभी हिम्मत हुई कि और महाराजा रंजीत सिंह के एरिया को एनेक्स कर सके। उस पंजाब को इस डलहौजी ने एनेक्स किया था। तो काफी ज्यादा सम्मानित ये व्यक्ति हो गया था। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने चलाई थी, जिसमें हड़प नीति कहते हैं, और ये सबको खा जाता था, हड़प लेता था। उसके बारे में अपन ने पिछला एक लेक्चर कर लिया है कि डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, या वेलेस्ली की सब्सिडरी लैंड्स क्या है, या वॉरेन हेस्टिंग की रिंग ऑफ फेंस थ्योरी क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया वैसे, है ना। इसका मेन काम यही था कि हम अपना सारा सारा एरिया जो है इकट्ठा करें, उसको सेंट्रलाइज करें, और एक कमांड होनी चाहिए। सबके आदेश कहाँ से निकले? कलकत्ता से निकले। ठीक है, और इसने ये बोला कि भैया जो हम नए नए इलाके एक्वायर कर रहे हैं, जैसे पंजाब, अब हम पंजाब एक्वायर कर रहे हैं, लोगों को गुस्सा हम हमारे खिलाफ आई है। भाई पंजाब का आम जनता तो इनसे परेशान है कि भाई तुम कौन होते हैं हमारा एरिया कब्जा करने वाले। तो इसने कुछ समय तक ये पॉलिसी अपना के रखी कि जो जो हम नए एरिया भी एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे। चुपचाप अपना एक ऑफिसर बैठा देंगे कमिश्नर नाम का, वो सब वहाँ पे देखेगा, लेकिन हम उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। क्योंकि अभी जनता का जो मूड है वो खराब है, कल को ऐसा ना हो कि हमारे लोगों को मार दिया जाए या फिर उन पे हमला कर दिया जाए। तो बस इसने क्या किया, जो जो नए नए इलाके रखता गया उसमें कमिश्नरी की पोस्ट बना दी, कमिश्नर की पोस्ट, और बोला भैया तू अपना काम दाम देख, हम ज्यादा इसमें अभी फिलहाल दखल नहीं देंगे। ठीक है, और इसने बोला कि अगर कोई चीज तुमसे ना संभले कमिश्नरों से, तो तुम हमारी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके पास आना, हम लोग मिलकर बैठ के उसका हल निकालेंगे। मोटे तौर पे ये था कि इसका मेन रीजन, मतलब काम ये था कि अपना जो एरिया है उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करे, और लोगों के गुस्से को भी ज्यादा बढ़ने न दे। क्योंकि लोग गुस्सा तो रहे थे और इसको समझ में आ रहा था, इनके ऊपर हमले हो रहे थे, इनकी आर्मी के ऊपर छुट हमले हो रहे थे, कई सारे विद्रोह देश भर में हो रहे थे। तो इनको लग रहा था कि ज्यादा तेज चलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाए। सुपड़ा तो साफ होगा, लेकिन डलहौजी निकल जाएगा, कैनिंग जब आएगा तब सुपड़ा साफ होगा। लेकिन डलहौजी को ऐसा लगा कि भाई अभी फिलहाल वक्त सही नहीं है, और इसने बोला कि भाई न्याय की जो ताकत है, पुलिस की जो ताकत है, लैंड रेवेन्यू की जो ताकत है, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दो। कॉर्नवालिस ने क्या बोला था कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर, जो डीएम है वो सिर्फ रेवेन्यू वाला काम करेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जस्टिस वाला काम करेगा, न्याय वाला। डलहौजी ने बोला नहीं नहीं, सारा काम इसको दो यार, यही पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, सब काम यही करेगा। तो कॉर्नवालिस ने जो कामों का बंटवारा किया था, सेपरेशन ऑफ पावर किया था, डलहौजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसने फिर से पावरफुल बना दिया। ये वैसा हो गया जैसे वॉरेन हेस्टिंग के समय था, सर्वशक्तिमान, वैसा डीएम हो गया ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर के भी राइट्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन के भी राइट्स थे,
कॉर्नवालिस ने आके उससे सिर्फ रेवेन्यू वाले यानी राजस्व प्राप्ति वाले अधिकार उसके पास रखे, लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार उससे छीन लिए, और जो डलहौजी था उसने वापस इनको सारे अधिकार दे दिए। ठीक है, क्योंकि आप इसी नौकरी में जाने का ख्वाब रखते हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में भी कि भाई बताइए भारत में ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो कलेक्टर है इसके पद में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए और कंपनी राज से लेकर आज तक इसकी ताकतों में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो आप 2-3 लाइन बोल देंगे तो खुश हो जाएगा तो वाह यार इसको पता है पुरानी बातें। ठीक है, तो अब आप इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं कि डलहौजी ने ये पूरा पंजाब वाला एरिया इसके पास है, सिंध तो 1843 में इनके पास चला गया था। ठीक है, राजपूत लोग सब सब्सिडी लाइन से साइन कर ही चुके हैं। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये भोसले वाला पूरा, ये इनके अंडर में पहले से है। अवध को ये कब्जा करने वाला है पूरा, अभी अवध कब्जा करेगा। बंगाल तो इनके पास पहले से ही है। ठीक है, रोहिल्ला इनके पास इनके शरण में बैठे ही हैं। ठीक है, कश्मीर भी इनके पास आ गया है क्योंकि कश्मीर जो था वो हमने देखा था कि जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था तो जो क्या नाम था उनका यार, गुलाब सिंह, उन्होंने 75 लाख रुपए में कश्मीर खरीद लिया था, लेकिन कश्मीर हमेशा ब्रिटिश के अधीन ही रहा है। मतलब सारा काम इंडिपेंडेंट कर रहा है लेकिन ब्रिटिश की यस सर करते थे। मैसूर इनके पास बैठा ही है क्योंकि वोडियार को ये बैठा चुके हैं, वोडियार इनकी बात मानता है। ये जो आरकोट है इनके पास बहुत पहले से है, त्रावणकोर इनके पास बहुत पहले से, तो इनके पास बचा ही क्या। इनके पास जो ये वाला जो एरिया है इधर वाला, इस एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं, ये इनके पास कहने को है, लेकिन यहाँ भी ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल टेरेन है। यहाँ पे बहुत सारे हिमालय की बेल्ट आ रही है पूरी, जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पे जीवन आसान नहीं है, फिर भी ये इलाका इनसे थोड़ा अछूता हुआ है। और हम देखेंगे लगभग पूरा भारत इनके पास है, लगभग पूरा भारत। कुछ छोटे छोटे प्रोविंसेस जो है वो इनके मतलब इनसे दूर है। जैसे ये देखो, ये जो मैप है 1837 का बता रहा हूँ, 1857 का मैप बता रहा है, और इसमें जो पिंक एरिया है ना, ये सब सीधे इनके अंडर में आ गए। पिंक आप एरिया देखिए, इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए पिंक एरिया देखिए, पूरा पंजाब इनके अंडर में है, ये अवध वाला इनके अंडर में है, बंगाल इनके अंडर पे, नागपुर वाला ये इनके अंडर में है, निजाम इनके अंडर में नहीं है लेकिन इनकी बात तो हमेशा से मानता है। ठीक है, मैसूर इनके अंडर में नहीं है लेकिन इनका ही आदमी बैठा है, वोडियार वाला। ये आरकोट वाला पूरा इनके अंडर में है, त्रावणकोर इनके अंडर में है, मतलब ये वाला एरिया इनके अंडर में। त्रावणकोर इनका दोस्त है ये पहले से। राजपूत जो लोग हैं ये सब सब्सिडी लाइन साइन करके बैठे हुए हैं, कहने को ये बने हैं यहाँ पे राजपूत मतलब राजा है, लेकिन ये सब इनके अंडर में ही है। तो जो पिंक एरिया है वो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, और जो पिंक नहीं है वो इनके सुजरेंटी में है या इनके अधीन है, इनकी यस्सर करता है, लेकिन अभी भी कहने को ये अपना राजा बैठा के बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखिए कितना बड़ा एरिया, ये सारा एरिया जो है डलहौजी बना के चला गया है। ठीक है, क्योंकि डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसने बहुत सारी चीजों को हड़प लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी डलहौजी की हड़प नीति। तो इसने बहुत बड़ा एरिया बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये यहाँ से जब गया तो ये सोच रहा था कि भैया मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं तो वहाँ पे जाके कुछ बड़ा आदमी बन जाऊँगा। जैसा कि हमने देखा कि आर्थर वेलेस्ली ने नेपोलियन को हराया था वाटरलू में और जाके वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गया। रिचर्ड वेलेस्ली यहाँ का गवर्नर जनरल था, वहाँ जाके वित्त मंत्री बन गया। तो इसको भी लगा सब कुछ अच्छा है, मैंने इतना बड़ा एरिया बना दिया है, इतने सारे लोगों को मैंने हरा दिया है, तो मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन बेचारा जब वहाँ पे गया, 1 साल ही हुआ था, यहाँ पे क्रांति छिड़ गई और डलहौजी की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि सब ने इसके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया कि भारत के लोग क्रांति करने में आ गए। वो बेचारा कैनिंग गया है, कैनिंग परेशान हो गया है। तो डलहौजी जो कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा करियर बना के ये सोच के बैठा था कि अब मैं जाऊंगा ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की सरकार में कोई बड़ा पद मिलेगा। इस पे इतने चार्जेस चले हैं, इस पे इतनी सुनवाई चली है कि बाद में ये बीमारी से ही मर गया। मेरे ख्याल से 50 साल का भी नहीं हो पाया था, उससे पहले ही मर गया बीमारी से ही। ठीक है, तो क्या से क्या हो गया, सोचा क्या था हो क्या गया डलहौजी के साथ। खैर, इसने मिलिट्री में बहुत सारे सुधार किए, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे छोटे मोटे, और हमारी जो आर्मी है वो बंगाल में बैठी हुई है, हमारी आर्मी मद्रास में बैठी हुई है, हमारी आर्मी बॉम्बे में बैठी हुई है। लेकिन अगर इधर रिवोल्ट हो जाए पंजाब वाले एरिया में, भाई पंजाब तो हमारे पास ही आ गया ना, लेकिन पंजाब के एरिया में अगर रिवोल्ट हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो हमारी आर्मी यहाँ से यहाँ जब तक जाएगी तब तक तो दिक्कत हो जाएगी। इसने बोला नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसने अपना जो हेडक्वार्टर है, आर्मी का हेडक्वार्टर, मतलब बंगाल आर्टिलरी का जो हेडक्वार्टर था, उसे कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया। मेरठ यहाँ पे है। और जब हम क्रांति पढ़ेंगे 1857 क्रांति, तो क्रांति मेरठ से ही शुरू होती है। ठीक है, जो 10 मई की क्रांति शुरू होगी, 10 मई 1857 को मेरठ से ही शुरू होगी। तो इसने यहाँ से हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसने अपनी शिमला को समर कैपिटल बनाया और आर्मी का हेडक्वार्टर भी बनाया। आज भी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका जो ट्रेनिंग कमांड है वो शिमला में है।
इसने नई गोरखा रेजिमेंट बनाई। गोरखा कौन? नेपाली। वैसे जो ये गोरखा है ये 1816 की सुगौली की संधि के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में अलग अलग पदों में काम कर रहे थे, लेकिन इसने अलग से रेजिमेंट बना डाली, गोरखा रेजिमेंट। ठीक है। और जैसा मैंने बोला था गोरखाओं के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, तो सिंगापुर की आर्मी इनको रिक्रूट करती है, ब्रिटेन की आर्मी इनको रिक्रूट करती है। भारत में तो मोर देन 70,000 गोरखा लोग, नेपाली गोरखा हमारे यहाँ सर्व करते हैं और अच्छे अच्छे पदों में भी है। इसने नई गोरखा रेजिमेंट बनाई क्योंकि इसको पता था गोरखा लोग जो है ये काफी ब्रेव होते हैं। और 1857 की क्रांति में गोरखा रेजिमेंट ने इसका बहुत साथ दिया और इस क्रांति को दबाने में भी इसका बहुत साथ दिया। और इसका मेन रीजन ये था कि हमने ट्रेन बनाई दी है, लेकिन हमारी आर्मी ऐसा ना हो कि एक ही जगह बैठी रहे, क्योंकि विद्रोह तो कहीं भी हो सकता है, दिक्कत कहीं भी हो सकती है। इसलिए इसने थोड़ा चेंजेस किया अपनी आर्मी में। और इसका मेन मोटो ये था कि कभी भी हमारी आर्मी नॉर्थ से साउथ या वेस्ट टू ईस्ट जा सके, बड़ी तेजी से जा सके, ऐसा नहीं हो कि कहीं विद्रोह हो जाए और हमारी आर्मी बैठी रह जाए। तो ये इसका मेन मोटिव था, इसलिए इसने शिमला को अपनी समर कैपिटल भी बनाया, शिमला में अपना आर्मी का हेडक्वार्टर भी शिफ्ट किया, नई गोरखा रेजिमेंट बना डाली, अपना जो आर्टिलरी है यानी जिसे हम गोला बारूद या आर्टिलरी मतलब कहते हैं कि जो तोप वाली विंग होती है आर्मी की, उसको आर्टिलरी कहते हैं। तोप हो गया या गोला बारूद हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर इसने कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो मेन इसका रीजन ये था, इसको डर तो था पहले से कि भाई कुछ ना कुछ होगा, हम इतना तेज यहाँ चल रहे हैं, पिछले 150 सालों से परेशान कर रहे हैं भारतीयों को। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो आपने देखा है कि रानी झांसी बिफर गई थी इसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इसने पेंशन बंद कर दी थी, मराठा पेशवा जो बाजीराव सेकंड है उनके बेटे नाना साहेब की, वही बिफरे हुए थे। इसने अकबर सेकंड, इसके पहले अकबर सेकंड की पेंशन बंद हो रही थी, राजा राम मोहन राय को भेज के पेंशन निकलवा रहे थे, तो सब परेशान थे। ठीक है। तो इनको ये तो अंदेशा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए अपनी आर्मी को ये नहीं चाह रहे थे कि एक ही जगह रहे, हर जगह हमारी आर्मी रहे। और सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा गुस्सा कब फूटा डलहौजी के खिलाफ? जब उसने अवध को एनेक्स कर लिया। अवध को एनेक्स कर लिया, अवध मतलब अब आप सोचिए, ये जो अवध है ये 1765 से अंग्रेजों के साथ है, इलाहाबाद की संधि के साथ अंग्रेजों के साथ। तब से इसने सब्सिडी लाइन साइन करके रखी। सब्सिडी लाइन का सब जो पहला जैसे फॉर्मेट था वो साइन किया था, क्योंकि सब्सिडी लाइन्स कहने को तो 1798 में आती, लेकिन उसका मेन जो फॉर्मेट था यानी पहला जो फॉर्मेट था वो तभी साइन हो गया था अवध का। अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी रह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का खर्चा अवध दे रहा था। अवध हमेशा से इनके साथ था। और आप 100 साल बीता नहीं, आपने हमको कब्जा कर लिया और क्या बोला कि अवध जो है वहां पे कुशासन हो रहा है। इसने ये बोला कि अवध में मिस गवर्नेंस चल रही है, अवध में वहां के जो आम जनता है वो परेशान है। और उस समय अवध के जो शासक थे उनका नाम था वाजिद अली शाह, शॉर्ट फॉर्म में वॉस मतलब थे, अंग्रेजी में वॉस, हिंदी में थे, ये वॉस हो गए, ये आखिरी नवाब थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि भैया अगर राजा का कोई बेटा नहीं हो और राजा मर जाए तो हम उसको हड़पेंगे, लेकिन यहाँ तो राजा भी है, राजा की वाइफ भी है, उनका नाम है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इनका बेटा भी है, लेकिन तब भी इसको नेक्स्ट कर लिया। और क्या बोल के भैया आप अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं। असल में क्या था, 1765 से ही यहाँ पे एक रेजिडेंट नाम का ऑफिसर नियुक्त था, और ये जो रेजिडेंट नाम का ऑफिसर था जिसको बहुत ज्यादा ताकत मिलती सब्सिडी लाइन्स आने के बाद वैसे की, तो ये बार बार कान भरा करता था कि यार ये जो अवध का बादशाह है ना, यानी जो यहाँ का नवाब है, ये तो हमेशा नाच गाने में व्यस्त रहता है। और आपको जान के शायद आश्चर्य हो, हमारा एक क्लासिकल डांस है कथक, कथक कथक को बढ़ावा देने में वाजिद अली शाह का बहुत बड़ा योगदान है, इनके खानदान का बहुत बड़ा योगदान, इन लोगों ने कथक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है। तो ये कहा कि भाई ये तो कथक में बिजी हैं, कथक देख रहे हैं, नाच गाने में बिजी रहते हैं, काम धंधा करते नहीं है। कान भरे, डलहौजी के कान भर गए, डलहौजी ने एनेक्स कर लिया। और जब आपने अवध को एनेक्स किया तो अवध बहुत बड़ा प्रांत था। अवध मतलब आज का यूपी, आज का आधा बिहार, आज का उत्तराखंड। और यहाँ पे यहाँ के लोग देख रहे थे पिछले 100 साल से अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं, हमारा जो शासक है वो नाम का शासक है, हमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सम्मान करते कि चलो हमारे शासक नाम का ये लेकिन है तो। लेकिन जब अवध के राजा को, अवध के नवाब को हटा दिया गया तो यहाँ की जनता पगला गई कि अरे हो क्या रहा है, ये प्राइवेट कंपनी ऐसा है कि हमारे नवाब को हटा देगी। तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो अवध का ही रहा है। अवध से बहुत सारे सैनिक आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी अवध में, क्योंकि सब 1857 की क्रांति में सबसे मेन मतलब
जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, मतलब उनके मन में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया कि नहीं यार, अवध को लूट एलेक्स कर लिया, मतलब अब तो पानी सर से चला गया। भले हम कहते हैं कि मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, वो अलग बात है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जिसने एक तरह से लोगों के मन में पीड़ा भर दी, गुस्सा भर दिया, वो अवध का एनेक्सेशन था। और डलहौजी को भी बाद में समझ में आया कि हमने तो भैया मधुमक्खी के हाथ में, अब मधुमक्खी के मुंह में अपना हाथ डाल दिया, अब देखो कहाँ कहाँ डंक लगेगा। तो अवध का एनेक्सेशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सबसे बड़ी भूल थी। वालिद अली शाह के रहते हुए इनको हटा दिया गया, और इनकी जो बेगम है, बेगम हजरत महल, लखनऊ से ये जब 1857 की क्रांति होगी ना, तब ये लखनऊ को संभालेंगी, लखनऊ से क्रांति का बिगुल बजाएंगी, लखनऊ में क्रांति को लीड करेंगी। और बाद में जब ये क्रांति दबाई जाएगी तो ये भाग के नेपाल चली जाती हैं, और क्रांति के बाद बेगम हजरत महल को कभी किसी ने देखा नहीं कि जिंदा है कि मर गई, लेकिन ये यहाँ से जिंदा बच के नेपाल चली जाती है। तो ये ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? जी सर। ये जो क्रांति वाली चीजें हैं ना, ये बड़ी डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। ये तो अभी इसके कार्यकाल में हो रहा है तो इसलिए हम थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन ये क्रांति से जुड़े हुए और भी क्या रीजंस थे। ये एक फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, देखना हो तो कभी देख लेना। इसमें यही है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो अवध का नवाब है उससे उसका इलाका छीन लेते हैं, सत्यजीत रे ने बनाई थी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सबसे पहला जो शिकार बना था सतारा बना था। सतारा में जो शिवाजी के वंशज थे, शाह जी, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। शाह जी उनके पापा का भी नाम था, और एक यहाँ पे उस समय व्यक्ति था, पेशवा था शाह जी, वो रूल कर रहा था। और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये पहला शिकार बना था। फिर जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, संभलपुर उड़ीसा में है, जैतपुर मेरे ख्याल से देख लेना जैतपुर कहाँ पे। भगत जो है पंजाब में पुलिस स्टेशन था। उदयपुर राजस्थान का एरिया है, झांसी 1854, नागपुर 1854, ठीक है। तो अब अच्छा हाँ, एंग्लो सिख वॉर आ गया है। एंग्लो सिख वॉर के बारे में आप लोगों को पता है क्या है, ये कहानी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपको, ठीक है। एंग्लो बर्मीज वॉर, ये भी आपको पता है। इस वॉर में तो अंग्रेज ने जानबूझकर, अंग्रेजों को चाहिए था पेगू, अंग्रेजों को ये चाहिए था पेगू, और पेगू को जीतने के चक्कर में इन लोग फालतू में ये आरोप लगा दिए कि भाई म्यांमार की जो आर्मी है वो हमारे एरिया में घुस गई है और हमारे लोगों को मारा है, इसलिए ये लोग लड़ाई कर दिए। और सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ, इससे बहुत बड़ा एरिया अंग्रेजों के पास चला गया, और इसमें भी बर्मा की आर्मी ने रेसिस्ट किया, लड़ना चाहा, लेकिन भाई अब इनकी आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से कहाँ टिक पाएंगी। तो सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर में भी बर्मा की जो आर्मी है वो हार गई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर इनको देखना है, सुनना है, तो वो जो पुराने लेक्चर हैं उनको एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये डलहौजी के ने इतना बड़ा एरिया कैप्चर क्यों किया, क्या कारण थे, क्यों इतना एग्रेसिव हो गया, क्यों उसने अवध को अनेक्स कर लिया, क्यों वो पेशवा को सतारा अनेक्स कर लिया, क्यों वो झांसी से लड़ गया, सब ये चीज जो है ये अपन कल देखेंगे, इसका मेन रीजन क्या था, ठीक है। तो डलहौजी ने कुछ ऐसे काम किए, देखो काम तो ऐसा नहीं 1857 की क्रांति सिर्फ डलहौजी के कारण हुई, लेकिन डलहौजी काम जो थे वो 1857 की क्रांति को लाने के लिए, उसको इतना एग्रेसिव बनाने के लिए पर्याप्त थे। डलहौजी ने यहाँ पे कहने को सुधार जो किए कि भाई रेलवे बनवा रहा हूँ, रोड बनवा रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी बनवा रहा हूँ, सिंचाई विभाग बनवा रहा हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बनवा रहा हूँ, ये सब अपने लिए करवा रहा था। भारतीयों को क्या मतलब था इससे, ठीक है। भले वो आज हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन उस समय तो भारतीयों के मतलब का था नहीं। दूसरा, लेकिन जो वो कर रहा था कि भाई विधवा पुनर्वाह का विवाह कर रहा था, लोगों के मन से सती प्रथा का गुस्सा अभी तक गया ही नहीं था कि आपने सती प्रथा कैसे बंद कर दी। सती प्रथा तब भी चल रही थी, और अब आप बोल रहे हैं कि विधवा का पुनर्विवाह भी कराओगे, ये भी इसको गुस्सा था। उसके बाद आपने जब डीएम को इतनी सारी पावर दी, तो डीएम तो भाई शक्तिमान बन गया, वो तो कुछ सबको मार रहा था, कुछ भी कर रहा था डीएम उस समय का, लोग कहीं अपील भी नहीं कर पा रहे थे। आपने अवध को एनेक्स कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आप लोगों को धज्जियां उड़ाए पड़े हो। तो ये सारी चीज देख के लोगों का गुस्सा तो था, और डलहौजी ऐसा क्यों करना चाह रहा था, वो चीजें हम कल देखेंगे कि डलहौजी के मन में ऐसा क्या था, और डलहौजी के इस कारण काम से क्या वर्तमान में भारत को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कल अपन देख लेंगे। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।